आप सभी का स्वागत है फिर से। देखिए यहाँ पर ये जो उत्तराखंड के भौगोलिक ये विभाजन के संदर्भ का जो ये टॉपिक है उसे हम देख रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हैं। तो अगला ये टॉपिक आपका आता है, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, अभी आप लोगों से एक सवाल भी मैंने यहाँ पर अभी दिया था कि उत्तराखंड में एक सवाल दिया गया था कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएँ जो है किस वजह से ज़्यादा आती हैं? मतलब एक रीजन, ठोस रीजन के संबंध में था। आप लोगों ने आंसर अलग-अलग दिया है सभी लोगों ने। ठीक है, तो मैं चाहूँगा फिर से आप सभी लोग एक बार आंसर दे दें। उसके बाद में इसी को सवाल को सही करके बताऊँगा। तो पहले इसे हम कर लेते हैं, आप सभी लोग आंसर दे दो। तो देखिए 16-17 जून 2013 को राज्य में लगातार वृष्टि व बादल फटने के परिणामस्वरूप भूस्खलन वो नदियाँ, यानी कि इन नदियों के लिए नाम है जिसमें जो है उफान आया था और जिसकी वजह से इतनी बड़ी ये आपदा ये आई थी। ठीक है? तो ध्यान में ये जो है रखिएगा आप। तो अभी मैंने जो सवाल आप लोगों से पूछा था, उसका जो आंसर है भूस्खलन। ठीक है? तो ध्यान में ये रखिएगा और ये कभी भी आगामी सवालों में आ सकता है। ठीक है ना? क्योंकि भूकंप तो आते हैं, लेकिन भूकंप से इतनी हानि अब तक इतनी हुई नहीं है जितनी जो है ये यहाँ पर भूस्खलन से हुई है। आप सभी जानते होंगे कि ये मध्य हिमालय श्रेणी के शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का जो जो रीजन है ना, उसमें हमेशा भूस्खलन की घटनाएँ हमेशा होती रहती हैं। ठीक है? चलो, तो देखो अब ये कौन-कौन सी ये नदियाँ थीं जो इस आपदा से प्रभावित हुई थी। तो सरस्वती गंगा, मधुगंगा, दूधगंगा, मंदाकिनी, ठीक हो गया? और ये हालाँकि ये काली ये नदी का मतलब ये जो भी नदियों के लिए नाम है, ये वैसी नदियों के लिए नाम है जिनकी वजह से जो आए दिन मतलब जनरली जो है आपदाएँ आती ही रहती हैं। लेकिन हमारा जो ये मेन टॉपिक है अभी उस पे अगले वाले पेज पे अभी हम आते हैं, तो वहाँ से इसको हम शुरू करेंगे मेन से। तो ये है, मान लीजिए, ठीक है? तो ये सभी नदियों के लिए नाम ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये सभी नदियाँ इतनी ये तीक्ष्ण हैं, यानी कि इनमें हमेशा उफान की संभावना रहती है, इसलिए ये सभी नदियों के नाम इसलिए यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है? और जो मेन अभी टॉपिक है वो हमारा ये है कि कि केदारनाथ में देखिए, अब इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये आगे भी काम आपके आने वाला है। तो केदारनाथ आप सभी जानते होंगे। ये मान लीजिए केदारनाथ का ये रीजन है, ठीक हो गया? और इसके लिए बगल से ये मंदाकिनी ये नदी जो होती है इसके साइड से ये निकलती है, सभी जानते होंगे, ठीक है? और केदारनाथ ये मंदिर जो है ये महाशिव जी का ये मंदिर जो है माना जाता है, तो ये बीच में मान लीजिए, ठीक हो गया? और इसके 2-3 किलोमीटर जो ऊपर की बात हम करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक झील है जिसे चौड़ाबाड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? जिसमें जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पे हुआ था, ठीक हो गया? तो इसी के आसपास जो है ग्लेशियर हैं, बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर हैं। तो ये कहा जाता है कि 16-17 जून को दिन जो है उसमें और तो दिन हुआ ये था कि ऐसा जो है कहा जाता है वैज्ञानिकों का कि ये अधिकतम ये वर्षा तो साथ में हो ही रही थी और साथ-साथ में जो है एक हिमखंड भी यहाँ से टूटकर इस चौराबाड़ी ये झील में ताल में ये गिर गया था। ठीक हो गया? जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पानी था, ये उफान के रूप में ये बाहर निकला और ये मंदाकिनी ये नदी है वो यहीं से ही निकलती है। तो ये नदी जो है लबालब हो गई पूरी और यही नदी भी लबालब हुई तो ये आगे आने वाले अब मंदाकिनी नदी आप सभी जानते हैं कि ये किस में समाहित होती है? अलकनंदा नदी में। जानते हैं सभी लोग, हैं या ना? ठीक है? तो ये अलकनंदा नदी में ये समाहित होती है, तो ये यानी कि इसका जो भी जल था वो जहाँ-जहाँ तक आगे वो जाता रहा, तो वो आगे चल के वो गंगा वो नदी में भी वो क्या होता है, वो उफान जो है चला आता है। तो वो इतना तगड़ा वो उफान था कि जो है कहा जाता है कि अभी तक बहुत लोग जो वहाँ मतलब डूबे थे, गायब हुए थे, वो आज तक वो जो मिले नहीं है, जिसकी वजह से इस आपदा की वजह से जो है राज्य को हज़ारों करोड़ों का जो है नुकसान हुआ था। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में सब लोग ये रखिएगा। तो ये था, ये सारा ये वाकया था। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो पहला सवाल कि ये केदारनाथ की आपदा से संबंधित ये जिला कौन-सा है? तो ये पहला सवाल है रुद्रप्रयाग, ठीक है? दूसरा सवाल है आपका कि वो स्थान कहाँ पर है? तो वो है केदारनाथ के समीप, ठीक है? ये तीसरा सवाल है कि वो नदी कौन-सी है? ठीक है? तो वो थी मंदाकिनी नदी, जिसमें जो है इतना वो आया था। और फिर चौथा सवाल कि वो झील या वो तालाब वो कौन-सा था जिसमें हिम भूखंड के गिरने से और हालाँकि ये भी कहा जाता है कि उसके ऊपर बादल जो है फट गया था और वही बादल जो है हिमखंडों के ऊपर गिरा और हिमखंड जो है टूट गया।
तो वो था आपका 14 बाड़ी ताल, ठीक है, 14 बाड़ी ताल, जिसमें जो कहा जाता है महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। तो ये सभी सवाल जो है कहीं भी ये जो है आए हुए हैं और आ सकते हैं आपके आने वाले एग्जामों में, तो ये सभी आप लोग ध्यान में ये सब जो है रखिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए राज्य के ये ज्ञात इतिहास में सबसे ये बड़ी जो है ये प्राकृतिक ये आपदा थी, और इस आपदा में प्रदेश के हजारों गांव जो है वो प्रभावित हुए थे, और जिनमें से सैकड़ों गांव जो है वो बर्बाद भी हो गए, क्योंकि उनमें जो नदी के समीप में जो जितने भी गांव थे वो सारे जो डूब गए, बह गए, ठीक है। तो हालांकि इसमें जो भी काफी जन धन और पशुओं का भी नुकसान हुआ था। अब उस दिन के बाद से कई दिन तक लगातार बारिश जो है वो होती ही रही थी। तो इस काम में यानी कि लोगों के लिए बचाव के लिए ये कई सारे अभियान लगे, कौन-कौन लगा ये भी कई बार सवालों में दिया जा सकता है। हालाँकि ये इतनी बड़ी आपदा है कि ये मतलब थी कि ये आने वाले सवालों में कभी भी अब ये दिया जाएगा, इसलिए ध्यान में आपको रखना है। तो वर्षा के ये कारण जो है राहत ये कार्य जो था वो थोड़ा लेट से शुरू हुआ, ठीक है। मतलब उसी दिन से तो नहीं, थोड़ा यानी कि 17 जून से इसकी मतलब की स्टार्टिंग हुई, लेकिन वो धीरे-धीरे मतलब की हुई, और यहाँ पर कितने ये बटालियन यहाँ पर थी, तो यहाँ यहाँ पर आईटीबीपी थी और सेना के थे, और ये पुलिस के भी वहाँ जवान थे, एनडीआरएफ भी जो है वहाँ पे था, ठीक है। उस समय एसडीआरएफ नहीं था, यानी कि एसडीआरएफ जो है उस समय उत्तराखंड में नहीं था, क्योंकि इसका गठन जो है उस समय नहीं हुआ था, लेकिन एनडीआरएफ थी, यानी कि जिसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म इसकी है। तो ये जो है बचाव कार्य के लिए इन्हें जो है लगाया गया। उसके बाद में अभी एक लाइन आएगी, उसके बाद में देखिए जो ये एसडीआरएफ है, यानी कि जिसे जो है राज्य आपदा मोचक ये बल के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद में ये जब इतनी बड़ी घटना हो गई, तो फिर उसके बाद में राज्य सरकार ने क्या किया, 21 जुलाई 2013 को, यानी कि जल्दी बहुत ही वो जल्दी एनडीआरएफ के जैसे ही उसने एसडीआरएफ का जो है गठन कर दिया। ठीक हो गया? तो ये भी सवाल आ सकता है कि एसडीआरएफ क्या है, एनडीआरएफ आखिर में है क्या चीज़? लेकिन जनरली सवाल पूछा जाएगा तो एसडीआरएफ के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा ये सेशन चल रहा है जो उत्तराखंड से ये संबंधित है, तो इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इन सभी को जो है लगाया गया था बचाव वाले यहाँ कार्यों में, ठीक हो गया? तो देखिए इन सभी लोगों ने एक संयुक्त अभियान भी चलाया था, जिसमें जो है राज्य की ये पुलिस और कुछ एनजीओज भी शामिल थे, और ये जो है उस यानी 17 ये जून से लेकर 2 ये जुलाई तक ये राहत कार्य इन सभी के सहयोग से ये क्या बोलते हैं चलाया गया था। इसके लिए एक ऑपरेशन का नाम दिया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है? तो ये बहुत ही चर्चित है, आ सकता है कभी भी कि उस अभियान का नाम बताइए जो केदारनाथ आपदा से संबंधित था। ऑप्शन नाम में आपको ऑप्शनों में दिया जाएगा, तो सूर्य होप का नाम ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है? चलो अब देखते हैं आगे। अब इसने क्या-क्या ऐसा किया था, इस ये ऑपरेशन में क्या-क्या हुआ था, तो इसमें आपदाग्रस्त ये इलाकों में राहत सामग्री, जो खान-पान की जो भी चीज़ें थी, कई दिनों तक ले उन क्षेत्रों में लाइट नहीं थी, पानी मतलब कि जो है नहीं था, बारिश बिल्कुल हो रही थी, तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो ये सभी लोग मिलके जो है खाना और ये बाकी नेसेसरी जो जो भी चीज़ें हैं, दवाई, वो सब जो है मतलब कि दे रहे थे और वहाँ जो है पहुँचा रहे थे। ठीक है? चलिए एक जो इसमें आता है, एक जो अगला टॉपिक आता है, तो ये है आपदा प्रबंधन। तो आपदा से निपटने के लिए हमारे जो है राज्य में कई चीज़ों का गठन हुआ है, तो उसी में अगर हम एक जिला लेवल की बात करें, तो यहाँ पर भी एक कुछ फंड जो रखा गया है, जो कि आपदा के जो केस में वो जो है संचालित होता है। तो देखिए ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आपदा मंत्रालय का गठन हुआ है। ये सवाल एक बार आया था कई बार, उसमें ऑप्शन में दिया जाता है सिंगापुर मॉडल, ऑस्ट्रेलिया मॉडल और ये जापान मॉडल, फलाना मॉडल। तो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के आधार पर ये क्या है बनाया गया है, ठीक हो गया। और तथा ये आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में ये प्रदेश ये मतलब लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का, इन सबका जो है गठन जो है ये फिलहाल है, और ये किस मॉडल पे है, ऑस्ट्रेलिया मॉडल के आधार पर है। ये मतलब की चीजें हैं।
और आपदा ये प्रबंधन के लिए इंतजाम सुनिश्चित ये करने के लिए ये प्रत्येक जिले के ये डीएम को, जिलाधिकारी को 50 लाख रुपए की धनराशि जो है आपदा कोष के लिए उपलब्ध ये कराई जाती है। इसके लिए अगर कोई आपदा आती है तो संबंधित जिलाधिकारी के पास में इतनी पावर है कि वो इस पैसे को वो कभी भी जो है निकाल कर और वो लोगों के लिए राहत सामग्री में दे सकता है, बचाव कार्य में वो लगा सकता है। इसके लिए फिर कोई परमिशन की उसको आगे आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और एसडीआरएफ है क्या, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है जानकारी दे दी है। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से एक सवाल घुमाकर, एसडीआरएफ का गठन जो है किस आपदा के फलस्वरूप हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये था केदारनाथ आपदा के फलस्वरूप, इसके बाद में इसका जो है गठन हुआ था। डेट मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब इसी आपदा के बाद में और भी चीजों मतलब छोटी बड़ी चीजें मतलब कि सुधार करने के लिए यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर जो है किया गया वो क्या था कि नदी तट पर निर्माण पर रोक जो है लगा दी गई, ठीक है। कि भाई आप क्योंकि देखिए जो ये केदारनाथ की जो आपदा थी, इससे मैक्सिमम लोग वही प्रभावित हुए थे जो कि संबंधित नदियों के आसपास जिन्होंने अपने जो मकान या दुकानें जो बनाई थी, ठीक है। तो आपदा के ये दौरान नदी तटों पर बसे नगरों व गाँव को ज्यादा जो है होती क्षति हुई थी। तो इसी को देखते हुए क्या गया, नदी के आसपास में निर्माण को रोक दिया गया। अतः इस इस आपदा से सबक लेते हुए 1 जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों पर 200 मीटर तक, यानी कि मान लीजिए अगर नदी बह रही है तो इस नदी के 200 मीटर और इस नदी के यहाँ 200 मीटर के भीतर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही निर्माण कार्य हो सकेंगे जो राज्य सरकार से संबंधित होंगे, डायरेक्टली ठीक होंगे, और उसके जो है अलावा कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो भी चीजें हुई थी, ये सभी आपदाओं ये इस आपदा के लिए बाद में ही हुई है, तो इसलिए आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान आप सभी लोगों को जो है रखना है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर से हम आपके सामने आएंगे। तो फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि जितना भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया है या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं, एक बार उसको अच्छे से लेवल देखते रहें और प्रिपरेशन जो है जो करते रहें। और यूट्यूब ये चैनल को भी देख लें, क्योंकि ये वीडियो अगर जिसकी छूट जाती है या फिर अगर रिवीजन के लिए ये दोबारा वीडियो यहाँ से तो नहीं मिलती, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर ये अवेलेबल ये रहती है, तो वहाँ से भी ये देख लें। और इसके अलावा आपके पास भी हैं बुकें होंगी बहुत सारी, उनको भी देखते रहें। पर यह है कि मेरी मेन मकसद है कि बेसिक नॉलेज आप सभी को हो जाए। कोई ऐसी ये बात ना रहे कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुक्स में नहीं है, तो आप कोशिश करो उनको गूगल पे या फिर जो कहीं पर भी ढूंढने की। और जब तक आप लोग उसको ढूंढ नहीं लेते, ये आपका समझ लो कि आप सभी का अपना जो है होमवर्क होता है। क्योंकि उत्तराखंड की कोई एक ऐसी सफिशिएंट बुक नहीं है जिसमें सारी नॉलेज हो, आप सभी जानते हैं। क्योंकि यहाँ का जो ये परीक्षाओं का लेवल है वो सबका अलग है। यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी दोनों ही की जो लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक है। और कोई अगर एक्सपीरियंस है आप लोगों में से, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए आप सभी का आज का सेशन को हम करते हैं समाप्त।